हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ओपनिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज कि ये क्या होते हैं। चलिए कुछ एमसीक्यू के थ्रू बात समझते हैं। निम्नलिखित में से किस खाते के लिए अंतिम प्रविष्टि नहीं की जाती? ओके, तो पहले मूल बात समझ लीजिए कि अंतिम प्रविष्टियाँ क्या होती है। ये वर्ष के अंत में होती है। किस लिए होती है? खातों को बंद करने के लिए होती है। खाते क्या होते हैं? जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कई खाते खुल जाते हैं। क्या सारे खाते बंद होते हैं? नहीं, सारे खाते बंद नहीं होते। जैसे सैलरी है, थोड़ा सा मैं समय लूँगा ताकि आपको पहले एक बेस समझ में आ जाए। जैसे जब हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश, इस तरह से एंट्री होती है। ये है सैलरी चुकाने की एंट्री। इससे आपका सैलरी खाता उत्पन्न हुआ, सैलरी खाता बुक्स में क्रिएट हुआ, तो साल के अंत में उसे बंद करते हैं। उसको बोलते हैं अपलिखित करना, राइट ऑफ करना। तो हम सैलरी को क्या करते हैं? राइट ऑफ। राइट ऑफ कैसे करेंगे? इसके लिए इनके पापा होते हैं। कुछ के पापा का नाम ट्रेडिंग होता है, कुछ के पापा का नाम P&L होता है। सैलरी के पापा का नाम P&L है, तो P&L टू सैलरी, यानी इसके लिए राइट ऑफ वाली अंतिम प्रविष्टि होती है। डूबत ऋण खाता, जब बैड डेट्स होता है, ये पहले क्वेश्चन में तुम्हें समय लगेगा क्योंकि मैं एक बार आपको बेस समझा देता हूँ। जिनको क्लियर है वो भले आगे बढ़ जाओ। बैड डेट्स टू डेटर, जब पैसा डूब जाता है, हमारा कोई कस्टमर हमारे पैसे खा जाता है, तो ये बैड डेट्स खाता क्रिएट हुआ। अब मैं इसे राइट ऑफ करूँगा, तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे, बैड डेट्स आएगा नीचे। तो राइट ऑफ करते समय इसके पापा का नाम है P&L, कभी कभी इसके पापा का नाम हो जाता है PBD। जिन्होंने प्रोविज़न अकाउंटिंग पढ़ रखी है उनको पता है कि अगर हमारे पास प्रोविज़न है तो हम बैड डेट्स को उस प्रोविज़न में से कवर करेंगे, नहीं तो सबका मालिक एक, सबका बाप P&L। ओके, कैसे पढ़ा रहे हो? ठीक है। डेटर खाता, डेटर खाता, इस खाते का बैलेंस निकाला जाता है, इस खाते को राइट ऑफ नहीं किया जाता। ड्राइंग, जब व्यापारी पैसे निकालता है तो ड्राइंग DR होता है, एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश। किस चीज़ की एंट्री है? व्यापारी व्यापार में से पैसा ले गया तो ये एंट्री होती है। तो बाद में हम इस ड्राइंग अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं। चूंकि ड्राइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट से संबंधित है तो हम इसके लिए इस तरह की एंट्री करते हैं। बाय डूइंग दिस एंट्री ड्राइंग अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ। इस एंट्री के करने से आहरण खाता पुस्तकों में से समाप्त हो जाता है, तो इसके लिए भी एंट्री होती है। तो जो डेटर अकाउंट है उसके लिए क्लोजिंग एंट्री नहीं होती बल्कि उसका शेष निकाला जाता है। C इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक प्रविष्टि पुस्तकों में कब दर्ज की जाती है? तो सिंपल बात सुनिए, प्रारंभिक प्रविष्टि जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तब की जाती है। आपका अकाउंटिंग ईयर या तो 1 जनवरी से शुरू होगा या 1 अप्रैल से शुरू होगा, कुछ मामलों में ये 1 जुलाई से भी शुरू हो सकता है। तो अकाउंटिंग ईयर में भी आप कैलेंडर को मानते हो, में भी आप फाइनेंशियल ईयर को मानते हो, लेकिन आपकी जो ओपनिंग एंट्री है वो वर्ष के पहले दिन होती है। और वर्ष से पहले जो सही शब्द है वो है लेखा वर्ष के पहले दिन। लेखा वर्ष के पहले दिन यानी फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर होती है। जैसे अगर मैं एक बार सिंपल बताता हूँ, अगर पिछले साल मैंने 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज किए थे, 31 दिसंबर को अपनी बैलेंस शीट बनाई थी, तो मैं 1 जनवरी को ओपनिंग एंट्री करूँगा। अगर मैंने पिछले साल 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज किए थे तो मैं 1 अप्रैल को अपनी ओपनिंग एंट्री करूँगा। तो ओपनिंग एंट्री इज मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट कहता है प्रारंभिक लेखा प्रविष्टि का आधार क्या है? चालू वर्ष का चिट्ठा, गत वर्ष का चिट्ठा, चालू वर्ष का लाभानी खाता, गत वर्ष का लाभानी खाता। देखिए अभी मैंने बताया कि ओपनिंग एंट्री फर्स्ट डे पे की जाती है, तो एक कहानी थोड़ी सुन लो कि 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2024 को हमारी एक बैलेंस शीट है। अकाउंटिंग साइकिल चलता है, चलते चलते मार्च में ख़त्म हुआ। मार्च में उस दिन हमारे पास कुछ असेट्स होंगे और कुछ हमारे पास लायबिलिटीज़ होंगी, कुछ हमारी कैपिटल होगी, यानी हमारे पास एक बैलेंस शीट होगा। इस बैलेंस शीट को हम नई लेखा पुस्तकों में लाते हैं। किसा समझ में नहीं आया? 31 मार्च 2024 को हमारा वर्ष समाप्त हुआ। उस दिन हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया।
जो बैलेंस शीट हमारी होती है उसमें कुछ असेट्स होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होते हैं। उन असेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उनको हम आगे लाते हैं। आगे लाने के लिए जो एंट्री होती है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री 1 अप्रैल 2024 को होगी। कैसे होगी अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगा। यानी मैं कहना ही चाहता था कि ओपनिंग एंट्री का आधार क्या होता है, गत वर्ष का चिट्ठा। जैसे लेजर का आधार क्या होता है, जनरल, यानी लेजर जनरल के बेसिस बनाई जाती है। तलपट का आधार क्या होता है, लेजर। फाइनल अकाउंट्स का आधार क्या होता है, तलपट। ऐसे ही ओपनिंग एंट्री का आधार होता है गत वर्ष का चिट्ठा। बी, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक प्रविष्टि व अंतिम प्रविष्टियां पुस्तकों किस पुस्तक में दर्ज की जाती हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज ये खास तरह की सौदे हैं। जितने भी विशिष्ट व्यवहार हैं वो जनरल प्रॉपर में दर्ज होते हैं। तो इसका आंसर होगा मुख्य जनरल प्रॉपर में दर्ज होगा। क्योंकि हमें पता है अगर व्यापारी केवल जनरल बनाता है तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, फिर तो उसके बाद ले दे के जनरल है तो वो तो जनरल ही बनाएगा। लेकिन ऐसा व्यापारी, और जो खास करके मोटे व्यापारी होते हैं, वो सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक, जनरल प्रॉपर। तो हम ये कहते हैं कि जो सौदा कहीं नहीं जा पाता वो जनरल प्रॉपर में जाता है। तो ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सारी आज के वीडियो में ही मैं कवर कराऊंगा। तो ये सारी एंट्रियाँ ऊट पटांग एंट्रियाँ जनरल प्रॉपर में होती हैं, मुख्य जनरल में होती हैं। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक लेखा प्रविष्टि करते समय, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर क्वेश्चन इसी पे आ रहे, ओपनिंग एंट्री करते समय आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, सारे असेट्स आपको डीआर करने हैं। यानी पिछले बैलेंस शीट में आपका जो भी असेट्स हैं, फर्नीचर, मशीन, डेटर, उन सबको आपको डीआर करना है। जितने भी आपके लायबिलिटीज़ हैं उसको आपको क्रेडिट करना है। यानी पिछली बैलेंस शीट में अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्रेडिटर है, जो भी है, उसको आपको क्रेडिट करना है। और अंतर की राशि से आपको कैपिटल दिखाना है। फॉर एग्जांपल, जो असेट्स आप लिख रहे हो वो 10 लाख रुपए के हैं, जो लाइबिलिटीज़ आप लिख रहे हो वो 7 लाख के हैं। तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए बाकी 3 लाख का सस्पेंस मत लिख देना, बाकी का अंतर 3 लाख का कैपिटल माना जाएगा। ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे है, जिसमें अपन जानते हैं कि ए में से एल हटाएं तो सी आता है। तो ए में से एल हटा के सी आ जाएगा। तो प्रारंभिक लेखा प्रविष्टि करते समय पहले ऑप्शन में लिखा है सारी संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है, गलत लिखा हुआ है। सारी संपत्तियों को डीआर किया जाता है, दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है, अंतर की राशि पूंजी दर्शाती है, बिल्कुल सही है। बाकी जो भी लिखा है सब बकवास है, तो अपन ये से आराम से कर लेंगे। तो इसका आंसर बी होगा, ऑल असेट्स आर डेबिटेड एंड ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड एंड द डिफरेंस अमाउंट रिप्रेजेंट्स कैपिटल व्हाइल मेकिंग ओपनिंग एंट्री। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है विक्रय खाते को बंद करने के लिए उपयुक्त अंतिम प्रविष्टि क्या होगी। देखिए, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको वैसे ही बेसिक बात समझाता हूँ। भाई, विक्रय खाते को आपको क्या करना है, बंद करना है। तो पहले आप बहुत शुरू से शुरू करो, जहाँ से आप 11th की पढ़ाई शुरू करते हो। सबसे पहले जब आप सेल्स करते हो तो अपन सीखते हैं कि सर सेल्स में क्या होता है, कैश आता है और माल जाता है। आप इस तरह से एंट्री करते हो, कैश अकाउंट डीआर टू सेल। अब इस एंट्री से आपका सेल अकाउंट क्रिएट हो गया। देखिए, अकाउंट्स थोड़ा बहुत उसको आता है जिसको एंट्री करनी आती है, लेकिन मैं कहता हूँ सही अकाउंट उसको करने आते हैं जिसको अकाउंट क्लोज करना आता है। ये ठीक वैसा ही है कि मैच शुरू करना तो सबको आता है, लेकिन खिलाड़ी वो होता है जिसे मैच खत्म करना आता है। तो कैश टू सेल्स ये एंट्री हो गई, इससे आपका सेल्स अकाउंट क्रिएट हो गया, सेल्स अकाउंट जनरेट हो गया। जब साल का अंत आएगा, वर्ष का अंत आएगा, तो आप सेल अकाउंट को डेबिट करोगे। और सेल अकाउंट के जो पापा होते हैं वो होते हैं ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता लगा किसके पापा कौन होते हैं। तो ये हमने वैसे ही फाइनल अकाउंट में सीख लिया है, हमें याद ही हो जाता है कि कौन से खाते ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, यानी उन सब के पापा ट्रेडिंग अकाउंट हैं। कौन से खाते P&L में जाते हैं, उनके पापा P&L हैं। और बैलेंस शीट में जाने वालों के पापा नहीं होते, मतलब उनके लिए कोई एंट्रियाँ नहीं होती। तो ये एंट्री हुई जब आप, क्वेश्चन ये था कि विक्रय खाते को जब आप बंद करेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो पहली एंट्री में तो पता नहीं सेल रिटर्न टू सेल्स क्या ही बोलने लग गया, दूसरे में सेल टू डेटर बताने लग गया, तीसरे में डेटर टू सेल, सब बकवास है। ये सही है, डी एंट्री बिल्कुल सही है, सेल अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मूल्यह्रास खाते को बंद करने के लिए क्या लेखा प्रविष्टि की जाएगी, या वो ये कह सकता है कि मूल्यह्रास खाते को अपलिखित करने के लिए क्या एंट्री होगी। अगेन मैं बोलता हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा भाई, पहले खाता बनता है फिर खाता बंद होता है। तो आप सोचो, जब खाता बनता है
तब क्या होता है, तो जब हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो हम डेप्रीसिएशन को DI करते हैं। जैसे सपोज करो हमने एंट्री करी डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर, आप समझ गए इसको, इस केस में हमने डेप्रीसिएशन लगाया है फर्नीचर पे। इस एंट्री से इस खाते का जन्म होता है। तो जन्म यूँ समझो कि जन्म अगर सीधे पक्ष पे होता है तो मरण उल्टे पक्ष पे होता है। तो डेप्रीसिएशन खाता DR होता है, ये आप बात बार बार दोहराइए मन में, ठीक। डेप्रीसिएशन खाता DR होता है, पूरे जन्म के दौरान वो DR रहता है, अंत समय में डेप्रीसिएशन को क्रेडिट कर दिया जाता है और इसके पापा का नाम है P&L। कुछ लोग सोचते हैं कि है ना कि जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है उनमें खातों को उल्टा कर दिया जाता है। जब वो ये सोचते हैं कि खातों को उल्टा कर देते हैं तो वो उसका आंसर सोच लेते हैं ऐसा होगा कुछ, फर्नीचर डेप्रीसिएशन। नहीं, आपको पूरी एंट्री को उल्टा नहीं करना, आपको रिवर्स एंट्री करना नहीं सिखाया जा रहा। वी आर मेकिंग क्लोजिंग एंट्रीज, फाइनल एंट्रीज। तो फाइनल एंट्रीज क्यों की जाती है? अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए। बहुत सारे लोगों को बस याद हो जाता है कि P&L के DR में डेप्रीसिएशन जाता है, कि क्यों जाता है, तो उसकी रियल वजह ये एंट्री है। यही वो एंट्री P&L टू डेप्रीसिएशन एंट्री है जिसकी वजह से ये P&L के DR में दिखाई देता है। किसी से भी पूछो कि डेप्रीसिएशन DR में क्यों आता है तो बोलता है सर ये खर्चा है, हानि है, तो इसलिए P&L के DR में आएगा। बोलने में वो लगभग सही बोल रहे हैं, बाकी अगर बहुत टेक्निकल चलो तो डेप्रीसिएशन हानि या खर्चा होने की वजह से डेबिट होता है। फिर जब उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो एंट्री P&L टू डेप्रीसिएशन बनती है, उस वजह से वो P&L के DR में जाके रिकॉर्ड होता है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो बाकी एंट्रियाँ सर डेप्रीसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री है, खास तरह की फिक्स एसेट्स टू डेप्रीसिएशन इस तरह की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट्स ये एंट्री डेप्रीसिएशन लगाने की है। हमारा आंसर ये है P&L टू डेप्रीसिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 MCQ भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 MCQ दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 MCQ हैं, टोटल 7500 MCQs आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे MCQ हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले खातों को अद्यतन करने के लिए अवधि के अंत में आवश्यक प्रविष्टियों कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे अभी अपना टॉपिक चल रहा है ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री, तो बच्चे को पता होता है तो उसको लगता है कि आंसर या तो ओपनिंग एंट्री होगा या क्लोजिंग एंट्री होगा। हमें हमेशा क्वेश्चन को उसके मेरिट पे पढ़ना है, ठीक है। इसे अगर आप, जैसे मुझे क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट में क्या होता है, कई बार बैट्समैन बस सोचता है कि मैं इस बॉल को आगे निकल के मारूंगा, वो पहले ही मन बना लेता है। जबकि कहते हैं सही खिलाड़ी वो होता है जो बॉल को उसके मेरिट पे खेलता है, कि बॉल अगर ऐसी है कि आगे निकल के मारा जाए तो वैसे, और अगर पीछे बैकफुट पे मारना है तो बैकफुट पे मारे। यानी कहने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को हमेशा उसके मेरिट पे सॉल्व करना चाहिए, जो कहा गया है उस पे। आप घर से क्या याद करके आए, आप क्या सोच रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो लिखा है वही गीता है, जो लिखा है वही सच है।
तो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने से पहले हम खातों को क्या करना चाहते हैं, अद्यतन करना चाहते हैं, मतलब अपडेट करना चाहते हैं। तो जब हम खातों को अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए वर्ष के अंत में हम कुछ आवश्यक प्रविष्टियां करते हैं, उसको अपन बोलते हैं समायोजन प्रविष्टियां। तो इसका आंसर एडजस्टमेंट एंट्रीज है। एडजस्टमेंट एंट्रीज भी वर्ष के अंत में होती हैं। ठीक है कि सर एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या, हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में सीखा हुआ है, आप वीडियो देख लेना, पर फिर भी मैं बता दूं। जैसे सोचो कि सैलरी टू कैश, ये एंट्री हमने 55,000 रुपये से कर रखी है और इस एंट्री के थ्रू हमने 11 महीने का वेतन चुकाया। अब जब आप P&L लिखते हो तो P&L के नीचे लिखा होता है P&L फॉर द ईयर एंडिंग। P&L के नीचे क्या लिखा होता है, P&L फॉर द ईयर। तो आप पूरे वर्ष के खाते बना रहे हो तो फिर आपको 12वें महीने का सैलरी भी लिखना पड़ेगा, चाहे आपने नहीं चुकाया है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो आप एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि कैश तो दे नहीं रहे हो तो आपको 5,000 रुपये से एंट्री करनी होगी। 55,000 रुपये 11 महीने का है तो एक महीने का 5,000 है, आपको एक एंट्री ये एंड में करनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारा सैलरी अकाउंट अपडेट हो गया। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं और चीज़ें सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, तो हमने सैलरी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, आज तक कर दिया। फिर क्या है, फिर उसके बाद ये है कि हम सैलरी को राइट ऑफ करते हैं। तो सैलरी की जैसे पापा ने बताया आज ही कि P&L होता है, तो एंट्री हो गई P&L टू सैलरी। तो मैं बस आपको पहचान देना चाह रहा हूँ, ये है आपकी ऑर्डिनरी जनरल एंट्री जो आप बिल्कुल शुरू में एट द बिगिनर लेवल सीखते हो। फिर आपको वर्ष के अंत में बताया जाता है कि वर्ष के अंत में एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जो एग्जाम्पल था दिस वाज एडजस्टमेंट एंट्री। और ये जो आप देख रहे हो ना सैलरी अकाउंट को उल्टा लटका हुआ, कि जैसे कोई बोले भाई सैलरी तू यहाँ क्या कर रहा है, अबे यहाँ क्या कर रहा है, CR में कहाँ आ गया तू। तो ये आपकी जो एंट्री है ये आपकी क्लोजिंग एंट्री है। तो एक अकाउंटेंट अच्छा वो होता है जिसको एंट्री देखते ही समझ में आ जाए कि माजरा क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट एंट्री विल बी मेड टू ट्रांसफर द ग्रॉस प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है क्या एंट्री होगी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। तो अपन सोचो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं कि हाँ सर याद आया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में एक CR साइड होती है, सपोज CR साइड की जोड़ है 2 लाख रुपया, और DR साइड में जो परचेज और एक्सपेंसेस वगैरह होता है उसका जोड़ है मान लो 1.5 लाख रुपया। तो मामला ये रहा कि आपका परचेज है मान लो 1.5 लाख का, आपका सेल है 2 लाख का, 50,000 रुपये आपने कमा लिया, 50,000 कमा लिया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 2GP, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये अगेन ये गलत है, यहाँ पे बच्चे को लिखना चाहिए 2 P&L और ग्रॉस प्रॉफिट लिखना चाहिए ब्रैकेट में। ओके, इससे क्या होगा, देखो आप कहाँ खड़े हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट की किस तरफ खड़े हो, DR साइड में। ये कौन सी साइड है, CR साइड है। तो यहाँ से देखते हैं ना तो अपने को एंट्री बनी हुई समझ में आती है। क्या एंट्री समझ में आ रही है सर, ट्रेडिंग अकाउंट DR टू P&L, ट्रेडिंग अकाउंट DR टू P&L। और ये एंट्री क्या है, ये एंट्री 2 खातों को कनेक्ट करती है। इसके बाद आपका P&L अकाउंट जब स्टार्ट होता है तो जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे तो P&L क्या है, इस एंट्री में, आप इस एंट्री में देखो, इस एंट्री में P&L किस दिशा में है, CR दिशा में। तो CR दिशा में आप लिखेंगे बाय ट्रेडिंग। ठीक है, भले बचपन में अपने गुरुजी ये सिखा देते हो कि देख बेटा इसके ये DR में जाएगा, इसके ये CR में जाएगा, बच्चे के भी समझ में आ जाता है, ज़्यादा माथा फोड़ी बच्चा करता है नहीं। ठीक है, लेकिन सही एंट्री ये है कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं तो एंट्री बनती है ट्रेडिंग टू P&L, और इस एंट्री के प्रभाव स्वरूप ये यहाँ और यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, अब DR को अपन हिंदी में बोलते हैं नाम और CR को बोलते हैं जमा। तो उसका मतलब कुल मिला के हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हम DR करेंगे ट्रेडिंग को, CR करेंगे P&L को। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, B गलत लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना ये सही नहीं है, लोग जल्दबाजी कर सकते हैं कि सर ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L, लेकिन ये सही नहीं है। जो टेक्निकली सही है, साउंड आंसर है, वो A है। ठीक है, ओके, कि हम व्यापार खाते को नाम करेंगे, लाभानी खाते को जमा करेंगे। अगला क्वेश्चन, अनपेड सैलरी स्टार्टिंग 2500, अनपेड सैलरी एंडिंग। क्योंकि मैंने तारीखें देख ली तो पता लग रहा है कि ओपनिंग शुरू में मतलब कुछ सैलरी बाकी चल रही थी, अंत में कुछ सैलरी बाकी चल रही है। सैलरी जो हमने P&L में दिखाई है वो 30,000 है। तो बताओ हमने सैलरी कैश में कितनी दी है। वेल, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है प्लस माइनस वाला तरीका, एक मैं आपको मुश्किल तरीका बताता हूँ। देखो पहले अपन इस पे आ जाओ, इस पे कि जो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग चल रही है
तो हम उसकी एंट्री ऐसी करते हैं, सैलरी अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये वर्ष के अंत में है और इसको अपन एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। अच्छा, जो सैलरी साल के शुरू में बकाया चल रही थी उसके लिए एक रिवर्स एंट्री होती है, यानी एंट्रीज के टाइप में एक टाइप और है रिवर्स एंट्री। ओके, मैं सिंपल बोलता हूँ, जिस तरह हमने सैलरी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री की है उस तरह से पिछले साल में भी सैलरी के लिए एडजस्टमेंट एंट्री हुई होगी। नए साल में उसकी रिवर्स एंट्री होती है। वो रिवर्स एंट्री इस तरह से लिखी पड़ी जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। ये मैं कठिन तरीका बता रहा हूँ, लंबा तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सही और साउंड तरीका है, आपको आना चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने सैलरी को P&L में पहुँचाया है। इसका मतलब इन लोगों ने सैलरी को राइट ऑफ किया होगा, सैलरी को उसके पापा के पास पहुँचाया होगा। जैसे सब इंसान आखिर में अपने पापा के पास, परमपिता परमेश्वर के पास पहुँच जाते हैं, उसी तरह सैलरी भी अपने पापा के पास पहुँच गया। तो ये 3 एंट्रियाँ तो है जो इन्होंने इशारों में दे रखी है, और इन्होंने हमसे ये वाली एंट्री पूछी है कि बताओ हमने कितनी सैलरी चुकाई होगी। तो ये वाला अमाउंट अब अपन अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। आपने ये जो तीनों चारों एंट्रियाँ करी इनको आप पोस्ट कर दो। जैसे मैंने जो पहली एंट्री वैसे आपको सबसे पहले ये दिखाई है ना, ये वाली एंट्री करी है ना, हालांकि सीक्वेंस में सबसे पहले ये होती है क्योंकि ये साल के फर्स्ट डे पे रिवर्स एंट्री होती है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। इस पहली एंट्री में सैलरी CR है तो हम CR में जाके इसको पोस्ट करेंगे 2500। दूसरी एंट्री में सैलरी DR है तो हमको सैलरी को DR में जाके पोस्ट करेंगे, और इस एंट्री में भी सैलरी CR है तो हम इसको CR में जाके पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका CR साइड आ गया 32,500 और आपका यहाँ गैप आ गया 27,500, यानी आपने इस साल 27,500 रुपये चुकाए होंगे। हमने इस साल 27,500 रुपये चुकाए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं बच्चे टेक्निकली भी सीखें, कॉन्सेप्चुअली भी सीखें। तो ये 27,500 निकालना आपको मैं मान लेता हूँ आ गया। दूसरी तरह से यूँ समझो कि हमारा इस साल का खर्चा है 30,000। इस साल का हमारा खर्चा है 30,000, और यानी 30,000 हमें इस साल के देने थे, 2,500 हमें पिछले साल के देने थे, यानी कुल हमारे को 32,500 देने थे। 30,000 इस साल का लोड है, 2,500 पुराना लोड है, 32,500 में देना था। 32,500 में से 5,000 रुपये बाकी चल रहे हैं, 32,500 में से 5,000 बाकी चल रहे हैं तो 27,500 रुपये हो गए। तो ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका भी होता है, जहाँ बच्चे को P&L की मदद से सिखाया जाता है। उसके गुरुजी से दिखाते हैं कि देख बेटा ऐसा होता है कि तेरे को सैलरी लिखना है यहाँ पे, और जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है अभी वाला उसको तो करना प्लस, और जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है पुराना वाला उसको करना है माइनस। ये भी सिखाते हैं तरीका, है ना, कोई गलत नहीं है, सही सिखाते हैं कि जो सैलरी हमने चुकाई उसको लिखो, आउटस्टैंडिंग को प्लस करो, पुराना आउटस्टैंडिंग माइनस करो। अगर अपन इस चीज़ से चलें तो देखो जो रिजल्ट आया है वो हमारे सामने है 30,000, जो एंड में बाकी है वो है 5,000, जो पुराना बाकी है वो है 2,500, और ये हो जाएगा x। तो बस फिर आपका इक्वेशन बन जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, x + 5,000 - 2,500 बराबर 30,000। ठीक है, तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 27,500। कि सर हम किस तरीके से करें? अरे किसी तरीके से करो जिसमें आपको कंफर्टेबल होता है कि मैं इससे बिल्कुल हर बार मेरा आंसर सर सही जाता है, तो बस तू उस तरीके से कर दे। इसका आंसर डी है, 27,500 हमने वेतन चुकाया है। अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे पर मैं पहले पूछता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो आपको पता है दो लोग होते हैं, एक होता है व्यापारी, व्यापार का स्वामी, और एक होता है व्यापार। हमें ये भी पता है कि व्यापारी ही पैसे दुकान में डालता है और व्यापारी ही दुकान से पैसे निकालता भी है। ठीक है, तो पहले इस बात पे आते हैं कि व्यापारी ने आहरण किया। ठीक है, ये भी मान लेते हैं 1 लाख रुपए आहरण किया, और ये भी मान लेते हैं कि 1 लाख पे 2,000 रुपये का ब्याज बना। तो ये ब्याज कौन लेगा, कौन देगा? 1 लाख रुपये व्यापारी ने निकाला है तो व्यापार ब्याज लगाएगा, तो व्यापार ब्याज लगाएगा, व्यापार ब्याज कमाएगा, और ये ब्याज हमें नकद में नहीं मिलेगा, ये उसके ड्राइंग पे चार्ज किया जाएगा। ओके,
सर ये क्या कौन सी एंट्री है? ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर व्हाट? अगर व्यापारी व्यापार में से पैसे निकालता है और हमने ऐसी प्रथा बना रखी है कि हम उस पे ब्याज लगाएंगे, व्यापार द्वारा ब्याज लगाया जाएगा, वसूला जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को CR करेंगे, ड्राइंग को DR करेंगे। अब क्या होता है, इवन बच्चे को ये आता है उसके बावजूद वो गलत कर देता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ने क्या पूछा उस पर ध्यान दो। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? किस खाते को डेबिट किया जाएगा? तो ड्राइंग को DR किया जाएगा। अब जैसे इसमें ड्राइंग ऑप्शन है, अब कभी कभी फिर यहाँ छूट होती है, कभी कभी क्या होता है उसे ड्राइंग ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो अगर ड्राइंग ऑप्शन नहीं दिखे तो आपको पूंजी खाता ऑप्शन दिखेगा, तो पूंजी खाता भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। जब मैं कहता हूँ सेकंड बेस्ट ऑप्शन है तो इसका ये भी मतलब होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग खाता और कैपिटल खाता दोनों आ जाए तो आपको ड्राइंग खाता लिखना चाहिए, ठीक है, और अगर ड्राइंग खाता नहीं लिखा हुआ हो तो कैपिटल खाता लिखना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर C रहेगा। नेक्स्ट, इन द क्लोजिंग एंट्री द ड्राइंग अकाउंट ऑफ द सोल ट्रेडर शैल बी डेबिटेड। ओके, आराम से बात करते हैं कि एक व्यापारी है, एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए व्यापार में से निकाला, तो व्यापार में से कैश गया और ड्राइंग हुआ, तो ये तो है ड्राइंग अकाउंट होने की एंट्री, ठीक है। जब व्यापारी ने पैसा निकाला तो ड्राइंग अकाउंट क्रिएट हो गया। वर्ष के अंत में क्लोजिंग एंट्री करके, कोई क्लोजिंग एंट्री क्वेश्चन है ना, क्लोजिंग एंट्री करके इसको राइट ऑफ किया जाता है, तो इसको राइट ऑफ करके इसके पापा के पास पहुंचाया जाता है। जैसे कुछ के पापा ट्रेडिंग होते हैं, कुछ के पापा P&L होते हैं, उसी तरह ड्राइंग के पापा कैपिटल होते हैं, क्योंकि कैपिटल खाते और ड्राइंग खाते एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं और वो है व्यापार का स्वामी। तो इसलिए कुछ पैसा कैपिटल में चल रहा हो, कुछ पैसा ड्राइंग में चल रहा हो, ये फेयर नहीं है, इसलिए ड्राइंग खाता को उसके मूल पापा से मिला देते हैं, तो एंट्री बनती है कैपिटल टू ड्राइंग। तो इसने पूछा क्लोजिंग एंट्री में ड्राइंग अकाउंट जो सोल ट्रेडर एकाकी व्यापारी का ड्राइंग अकाउंट है उसे कहाँ DI किया जाएगा, तो उसे कैपिटल खाते में DI किया जाएगा। इसका आंसर A होगा, पूंजी खाते में नाम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट द रिवर्स एंट्री इज नॉट मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। देखिए 31 दिसंबर 2024 सपोज इस तरह की एंट्री हुई, सैलरी DR टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी अभी के वीडियो में ये एंट्री चौथी बार आ चुकी है, तो 31 दिसंबर को ये एंट्री हुई, यहाँ तक सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अगले साल में इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है, और वो रिवर्स एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी। कि सर ये क्लोजिंग एंट्री है? नहीं 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 नहीं, क्लोजिंग एंट्री नहीं है। सर ये ओपनिंग एंट्री है? नहीं, इसको रिवर्स एंट्री बोलते हैं। रिवर्स एंट्री अगले दिन साल के फर्स्ट डे पे होती है। अच्छा, इसी तरह से जैसे अनअर्ड इनकम है, तो इसकी एंट्री होती है इनकम DR टू अनअर्ड इनकम। जब हमें एडवांस पैसा मिल जाता है तो हमें अनअर्ड इनकम का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इतना ही नहीं, अगले साल के पहले दिन जाके उसकी रिवर्स एंट्री भी करनी पड़ती है, अनअर्ड इनकम टू इनकम। ओके, थोड़ा सा और ये बता दी, ये बता दी। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। हम जब एडवांस पेमेंट करते हैं खर्चे का तो इस तरह की समायोजन प्रविष्टि होती है, और अगले साल के फर्स्ट डे पे जाके उसकी रिवर्स एंट्री होती है। जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन इसकी अगले साल जाके कोई रिवर्स एंट्री नहीं होती है। तो फिर सर हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, या तो आप ये याद कर लीजिए कि AUPO अक्रूड, अनअर्ड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इन 4 एडजस्टमेंट के लिए क्रेजी मतलब ये क्रेजी 4 है, इन क्रेजी 4 के लिए आपको अगले साल में रिवर्स एंट्री करनी होती है। या यूँ समझिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का था, आप अगले साल चुकाओगे तो अगले साल डिस्टर्ब होगा, इसलिए आपको अगले साल में ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी। ओपनिंग एंट्री नहीं, रिवर्स एंट्री। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंस आपने इस साल चुका दिया, इसका बेनिफिट आपको अगले साल मिलेगा, यानी इसका अगले साल से कनेक्शन है, तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। अनअर्ड इनकम अगले साल की इनकम थी जो हमें एडवांस में मिल गई, तो आपको ओपनिंग रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। और अगर अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम है जो इस साल की थी और अब आपको अगले साल मिलेगी, तो वो एडजस्टमेंट जो इस साल और अगले साल को डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। हास खाते के लिए, मूल्यह्रास खाते के लिए आपको रिवर्स एंट्री नहीं करनी पड़ती। ओके, नेक्स्ट इज
एकाकी व्यापारी के आहरण खाते की अंतिम प्रविष्टि होगी, ये तो हम समझ गए। अंतिम प्रविष्टि में जैसे आप समझो किसकी अंतिम प्रविष्टि करनी है, आहरण की, तो यूं सोचा करो, ड्राइंग नेचुरली क्या होता है, ड्राइंग नेचुरली डीआर होता है, तो ड्राइंग को तो करो सीआर और इसके पापा के पास पहुंचा दो कैपिटल, तो एंट्री होगी कैपिटल टू ड्राइंग। थोड़ी देर पहले भी हमने की थी, ये गलत लिखी हुई है, ये भी गलत लिखी है, कैपिटल टू ड्राइंग सही है, सी एंड आंसर होगा इसका। वेल अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट खर्चा है, इसके पापा पी एंड एल हैं। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट खर्चा है, पापा पी एंड एल हैं। कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके पापा ट्रेडिंग है। और इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट है, इसके पापा पी एन एल है। चूंकि ये जो टॉपिक मैं आज आपको समझाने आया था वो अंतिम प्रविष्टि वाला है, तो सपोज मैं इस तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ कि सैलरी के लिए क्या अंतिम प्रविष्टि होती है, तो सैलरी डी आर होता है, सैलरी डी आर होता है, तो सैलरी को हम सी आर करते हैं पी एंड एल टू सैलरी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आंसर उसका आ चुका है, आंसर का आंसर सी है। एडवर्टाइजमेंट को कैसे राइट ऑफ करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट को सी आर करते हैं और इसके पापा पी एंड एल हैं। इंटरेस्ट को कैसे राइट ऑफ करते हैं, इंटरेस्ट को सी आर करते हैं, इसके पापा पी एंड एल हैं। और कस्टम ड्यूटी को कैसे राइट ऑफ करते हैं, कस्टम ड्यूटी माल को लाने में लगता है, जब हम विदेश से माल मंगाते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगता है, और डी आर ही होता है नेचर का, तो इसको हम डी आर करते हैं, सी आर करेंगे और इसके पापा के पास पहुंचा देंगे, इसके पापा का नाम है ट्रेडिंग, तो इस तरह से एंट्री बनेगी ट्रेडिंग टू कस्टम ड्यूटी, इस तरह से इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ₹8,000 ऑफ कमीशन रिसीव्ड एंड ओमिटेड टू ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट ड्यू टू दिस। वेल जैसे ये कहते हैं कि हमें कमीशन मिला, यानी इनको कमीशन मिला, तो इन्होंने जैसे कैश डी आर टू कमीशन ये वाली एंट्री तो करी, लेकिन इनको जो कमीशन को राइट ऑफ, जैसे मैं वापस बोलता हूँ, कैश टू कमीशन रिसीव, ये एंट्री तो उन्होंने करी, कमीशन रिसीव खाता भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है वो ये करना भूल गए, यानी ये क्या भूल गए, कमीशन रिसीव्ड टू पी एंड एल ये वाली एंट्री करना ये भूल गए, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने अपनी इनकम को जानबूझ के या अनजाने में छुपाया है। एक तो इनकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम से ही आपका नेट प्रॉफिट बनता है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, और नेट प्रॉफिट का संबंध कैपिटल से है, ओनर से है, तो वो कम हो जाएगा, तो ये इसका नतीजा आपको फेस करने को मिलेगा। यानी ये एक तरह से अंतिम प्रविष्टियों की इम्पोर्टेंस बता रहा है कि हमें, ठीक है कमीशन मिला, हमने उसको दर्ज कर लिया, लेकिन बाद में हमने उसे अपनी इनकम में दिखाया ही नहीं, तो शुद्ध लाभ घटेगा पूंजी बढ़ेगी, पूंजी बढ़ेगी गलत हो गया, शुद्ध लाभ घटेगा पूंजी घटेगी, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर बी होगा, नेट प्रॉफिट विल डिक्रीज एंड कैपिटल विल डिक्रीज। नेक्स्ट कहता है कि तलपट में दिए गए निम्न में से किसे व्यापार खाते के डी आर पक्ष में दिखाया जाता है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, जरा मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस बनाऊँ, ऐसे ही मन कर रहा है थोड़ा सा अच्छा समझा दूँ आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है ना, वो आपको सी आर पे देखने को मिलता है, वेजेस एंड सैलरी आपको डी आर पे देखने को मिलता है, कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। सैलरी एंड वेजेस ये भी आपको डी आर पे देखने को मिलता है, और प्रीपेड वेजेस ये भी आपको डी आर पे देखने को मिलेगा, लेकिन ये चारों ही शब्दों में कहीं ना कहीं वेजेस आ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग चीज़ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लायबिलिटी, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल में जाएगा, और प्रीपेड वेजेस जो है वो आपका असेट्स में जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा था कि कौन व्यापार खाते में जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में से 4 एमसीक्यू निकल सकते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, तो ट्रेडिंग में जो जाने वाली आइटम है वो है वेजेस एंड सैलरी। कि सर इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आपने 10,000 रुपये चुकाए, उसमें से मान लीजिए 8,000 रुपये वेजेस को दिए और 2,000 रुपये सैलरी को दिए, तो हम दोनों के लिए अलग अलग खाता ना खोल के एक वेजेस एंड सैलरी खाता खोल देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट वेजेस है। लेकिन उसकी जगह उल्टा होता, सपोज करो 8,000 रुपये हमने सैलरी दी होती और 2,000 रुपये हमने वेजेस दिए होते, तो अगेन अलग अलग खाता खोलने की जगह हमने सैलरी एंड वेजेस खाता खोला होता है। यदि जिस खाते में वजन या भार ज़्यादा होता है उस खाते के नाम से नामकरण किया जाता है, तो वेजेस एंड सैलरी ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा। इसका 5वां एमसीक्यू ये बन सकता है कि इनमें से क्या अलग है, फाइंड, जैसे इस क्वेश्चन के ऊपर लिख देता ऑड वन आउट, कि विषम को अलग करें, इनमें से जो अलग है उसे अलग करें,
तो फिर आपको ये नॉलेज से करना पड़ता है कि इन 3 आइटमों का तो डेबिट शेष है, इस आइटम का क्रेडिट शेष है, तो फिर ये आइटम अलग हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन अकाउंट्स मज़ेदार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है डेट्स दैट वर अर्लियर रिटर्न ऑफ इफ रिकवर्ड आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ। डेट्स यानी ऋण, ऋण जिन्हें पहले डूबत खाते में डाल दिया गया था, यदि उनकी वसूली हो जाती है तो उसे क्रेडिट पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पहले तो मुद्दा समझ लो, आपने किसी को माल बेचा था, वो आपके पैसे खा गया, आपने भी कलेजे पे पत्थर रख के उसे बैड डेट्स मान लिया। यानी आप थोड़ा सा, मैं और समझाऊँ, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है। यदि सपोज करो हमने किसी को 5,000 का माल बेचा था, ये बात है 2024 की, जब दिन सुहाने होते थे, 5,000 का माल हमने बेचा था। वर्ष के अंत तक हम उसका इंतजार करता रहा और वो कमीना आया नहीं। हमने कहा छोड़ यार, कोई बात नहीं, ख़त्म कर। तो हमने इस पैसे को बिना वसूले बैड डेट्स खाते में डाल दिया और हम उस बेवफा को भूल बैठे। लेकिन नहीं, वो बेवफा नहीं था, ईमानदार आदमी था। 2025 में वो आया और हमें पैसा दिया, तो हमारे पास कैश आया। अब टेक्निकली इसको ये बोलते हैं कि हम डेटर खाते को क्लोज कर चुके, डेटर अकाउंट को हम लास्ट ईयर में बैड डेट्स मान के क्लोज कर चुके, राइट ऑफ कर चुके। तो अब हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, कैश टू बैड डेट्स रिकवर। अब अपन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जिन ऋणों को पहले डूबत ऋण खाते में डाल दिया था, यदि उनकी वसूली हो जाती है तो उसे डेटर खाते में क्रेडिट किया जाता है, गलत। व्यापार खाते में क्रेडिट किया जाता है, गलत। लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है, होल्ड पे रखो। विक्रय खाते में क्रेडिट किया जाता है, गलत। देखो, इसमें अच्छा ये होता कि ये ऑप्शन होता, डूबत ऋण वसूली खाता ऑप्शन होता। अगर ये नहीं है तो फिर अब यहाँ पे वापस क्लोजिंग एंट्री सीखने को मिलेगी। बैड डेट्स रिकवर, ये एंट्री हुई होगी जब डूबा हुआ पैसा मिला होगा, और फिर हमने एक एंट्री और करी होगी, बैड डेट्स रिकवरी टू P&L। हाँ जी, हाँ, हमने इस तरह की एंट्री की होगी। अगर आप इन दोनों एंट्रियों का लब्बे लुबाब समझो, तो पहले पैसा बैड डेट्स रिकवर में क्रेडिट होगा और अंततः वो P&L में क्रेडिट होगा। तो अंततः वो P&L में क्रेडिट होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, फर्नीचर पर मूल्यह्रास रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही समायोजन प्रविष्टि है? डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड सही है, फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन ये गलत एंट्री है। किस तरह देखो ना, इसमें फर्नीचर डेप्रिसिएशन दोनों आ रहा है। अरे दोनों क्या आ रहा है, गलत दिशा में आ रहा है। अकाउंट्स में DR क्या होगा, CR क्या होगा, यही तो इंपॉर्टेंस है। डेप्रिसिएशन हानि है, सो DR होगा, तो इस एंट्री में उल्टा कर रखा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर, ये एंट्री होती है, लेकिन ये खास तरह की एंट्री है। ये एंट्री संचित हास के लिए होती है, जो टोटल हास इकट्ठा हो जाता है उसको हम अंत में समाप्त करते हैं, तभी एंट्री होती है। तो ये एंट्री काम की नहीं है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ये एंट्री फर्जी है कि सर देखो ना यार, सर इस एंट्री में फर्नीचर तो आ नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, जब आप डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जाते हो तो आप इस तरह की एंट्री कर सकते हो, या वैकल्पिक रूप से आप डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड लिखते हैं, या यूँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, या यूँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। किससे ये एंट्रीज तो हमने कभी सीखी नहीं। मतलब जब आप हास लगाने के लिए एक अलग खाता खोलने को तैयार हो तो इस तरह से भी होता है। अकाउंट्स में बहुत कम जगह चॉइसेस मिलती है, लेकिन डेप्रिसिएशन के मामले में आपको चॉइस मिलती है कि आप डेप्रिसिएशन को सीधे संपत्ति खाते में क्रेडिट करो, या डेप्रिसिएशन के लिए आप अलग से खाता खोलो। तो अलग से खाता खोलते समय डेप्रिसिएशन फंड वर्ड हो सकता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड हो सकता है, या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड हो सकता है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट, यदि बीमा प्रीमियम का भुगतान 1,000 रुपये किया गया और पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम की राशि 300 रुपये है, तो लाभ हानि खाते में कैसी राशि जाएगी? 3 तरीके समझ सकते हैं। बेसिकली आपने 1,000 रुपये चुकाया, इसमें 300 रुपये अगले ईयर का है, उसे आप हटा दो, 700 रुपये P&L खाते में जाएगा। पर आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप MCQ के थ्रू ये टॉपिक्स पूरा समझ जाओ। तो देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, ये एंट्री हुई होगी जब हमने बीमा प्रीमियम चुकाया। फिर हमारे अकाउंटेंट को ध्यान आया कि यार इसमें 300 रुपये तो अगले साल के हैं, तो अगले साल के हैं तो उसने खर्चे को रिवर्स किया। 300 रुपया खर्चा बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने क्या किया, 300 रुपये को रिवर्स कर दिया और एक प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से खाता बनाया। अब आप समझना, आपकी पुस्तकों में इंश्योरेंस प्रीमियम खाता पहले 1,000 से DR हुआ, फिर 300 रुपये से CR हुआ, यानी आज भी वो खाता 700 रुपये पे मौजूद है। तो फिर अंत में उसे 700 रुपये से
राइट ऑफ किया जाएगा इसके पापा के पास पहुंचा के। पी एंड एल टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इस एंट्री को करके उसे राइट ऑफ किया जाएगा। 700 रुपये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। सही शुद्ध लाभ ज्ञात करो। निम्न समायोजनाओं से पहले लाभ 7 लाख था। जैसे कोई आदमी है, अकाउंटेंट है, उसने प्रॉफिट निकाला, उसके हिसाब से 7 लाख आया, जबकि व्यापार के लिए खरीदी गई 1 लाख की मोटर कार को लाभ हानि खाते में दिखा दिया। तो मोटर कार को कहाँ होना चाहिए था? बैलेंस शीट में। उसने कहाँ दिखा दिया? पी एंड एल में। पी एंड एल में उसे खर्चे की तरह दिखा दिया, तो खर्चे की तरह दिखाने से क्या हुआ? प्रॉफिट दब गए। तो 7 लाख रुपए के अंदर आप 1 लाख रुपए जोड़ दो। सब वापस बताओ। मोटर कार को बैलेंस शीट में लिखना था, इस बंदे ने पी एंड एल में लिख के अपने प्रॉफिट को कम कर दिया, इसलिए हमने प्रॉफिट को वापस सही कर दिया। 7 लाख की जगह वो हो गया 8 लाख। 15,000 रुपये प्रति माह की दर से फरवरी और मार्च के अदत्त किराए का लेखा नहीं हुआ। हमने 15,000 और 15,000 30,000 की क्या किराए की एंट्री ही नहीं की। हमें पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है उसे पहले रेंट में जोड़ा जाता है। जब आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक करोगे तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट को लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और साथ ही साथ इसे रेंट में ऐड किया जाता है। तो इन्होंने एक तरह से खर्चे को छुपाया। खर्चे को छुपाने से इनके प्रॉफिट बढ़ गए। किसी समझ ही नहीं आ रहा। 15,000 फरवरी का, 15,000 मार्च का, 30,000 रुपये इन्होंने खर्चा नहीं दिखाया। खर्चा नहीं दिखाने से प्रॉफिट बढ़ गए, तो अब अपन उसे कम करेंगे। तो अब आपका आंसर आएगा 7,70,000 रुपये। ठीक है, एक जगह इन्होंने फालतू का खर्चा डाला, उससे प्रॉफिट कम हो गए थे, प्लस करो। एक जगह इन्होंने खर्चा छुपाया, खर्चे को दिखाओ, खर्चा दिखाते ही प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 770 इसका सही आंसर है। ठीक है, मैंने इसमें काफ़ी मिक्स तरह के क्वेश्चन किए हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज से चैप्टर शुरू होते हुए एडजस्टमेंट एंट्रीज, और अब तो हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। बैड डेट्स रिकवर 2,000 रुपया जो कि पहले डूब चुका था, विल बी क्रेडिटेड टू। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपका डूबा हुआ पैसा, बेवफा सनम, वापस ज़िंदा हो गया तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर एंट्री होगी। किस में क्रेडिट किया जाएगा? बैड डेट्स में, डेटर में, इसमें। सी इसका सही आंसर है। चौथा ऑप्शन है मजेदार है, सस्पेंस में। क्यों आया बेवफा ने अब वफा क्यों की? नेक्स्ट, 31 मार्च के अंत में ग्रॉस प्रॉफिट 1750 था, आवक भाड़ा 150 था, बैड डेट्स 120 था, पर्सनल एक्सपेंस 750 थे, विक्रय पे भाड़ा 175 था। तो शुद्ध लाभ कितना होगा? आप सॉल्व करो। शुद्ध लाभ निकालने के लिए आपको पी&एल बनाना होता है। पी&एल के लिए आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 1750 था। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटा आपने 1750 कमाया था, खरीद के बेच के आपने 1750 कमाया था। अब आवक भाड़ा मैं नहीं लिखूंगा। कि क्यों नहीं लिखोगे सर? क्योंकि ये तो ट्रेडिंग में पहले ही हो चुका। बैड डेट्स लिखूंगा, बैड डेट्स लिखेंगे। इसके अलावा पर्सनल खर्चे हम कैपिटल में से एडजस्ट करेंगे डायरेक्ट। विक्रय पे भाड़ा जिसको अपन बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड हम लिखेंगे। तो इस 1750 में से आपको ये दोनों 295 माइनस करने हैं, तो 1455 रुपये। तो आपने जो कमाया है शुद्ध लाभ वो है 1455 रुपये। एक और बात सिखा दूँ हाथों हाथ, पता नहीं फिर मौका मिले नहीं मिले। आपने जो 1455 कमाया है, अगर वो आपसे ये पूछ ले कि शुद्ध लाभ के लिए क्या एंट्री होती है, तो यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल, बिकॉज शुद्ध लाभ का संबंध स्वामी से है। और फिर आपको एंट्री देखने को मिलेगी पी&एल टू कैपिटल। वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो आपको ये एंट्री दे दे पी&एल टू कैपिटल, और फिर पूछे बताओ ये किस चीज़ की एंट्री है। दिस एंट्री इज़ मेड फॉर अर्निंग नेट प्रॉफिट। ठीक है, 1455। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बस थोड़े से बचे हैं। वेतन का नकद भुगतान 2 लाख किया, जिसमें से पिछले वर्ष की अदत्त वेतन 10,000 है, अगले वर्ष की पूर्व दत्त वेतन 20,000 शामिल है, चालू वर्ष की अदत्त वेतन 15,000 है। पी&एल में कितना वेतन डेबिट किया जाएगा? तो मैं लॉजिक से चलता हूँ। अब मैंने बहुत आपका माथा खा लिया। 2 लाख रुपये हमने सैलरी दी है, लेकिन जो हमने 2 लाख दिए हैं उसमें से पता है 10,000 रुपये लास्ट ईयर के हैं, माइनस कर दो। 20,000 रुपये अगले साल के हैं, माइनस कर दो। यानी जिन आइटमों का चालू वर्ष से संबंध नहीं है, एज पर द अक्रूवल कंसेप्ट उन्हें माइनस कर दो। इसको हम बोलते हैं अगला पिछला छोड़ दो, चालू वर्ष का जोड़ दो। तो 2 लाख में से जो पिछला है या अगला है उसको हमने छोड़ दिया, और जो इस साल के 15,000 बाकी चल रहे हैं उसे हम ले लेंगे। तो
P&L में जो भार पड़ेगा वो 1,85,000 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी को हमने वार्षिक बीमा प्रीमियम दिया, लेखा पुस्तकें मार्च में बंद हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। देखो 1 जनवरी को हमने पेमेंट किया, 31 मार्च को तो हमारे अकाउंट ही क्लोज हो गए, तो हमें केवल 3 महीने का पेमेंट करना चाहिए था। 3 महीने की जगह हमने 12 महीने का पेमेंट कर दिया, यानी 9 महीने का हमने प्रीपेड कर दिया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम एंट्री होती है। ठीक है, जैसे मैंने सोचा और मैंने फटाफट आंसर निकाला, 2400 रुपया 12 महीने का है तो 200 रुपया महीने का हो गया, 200 रुपया महीने का हो गया तो 9 महीने का 1800 हो गया। बस सर भी ऐसे ही करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, आंसर नहीं ये तो 600 है। ऐसे करके अपन आंसर ढूंढने लगते हैं। अब बात समझना, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, पूरी बात सुनना। हमने 1 जनवरी को एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, हाँ। 9 महीने का फालतू प्रीमियम दिया, हाँ। इसने पूछा 1 अप्रैल को विपरीत लेखा प्रविष्टि क्या होगी, यानी इसने 31 मार्च की हुई है, लेकिन इसने 31 मार्च वाली एंट्री नहीं पूछी है, इसने पूछी है 1 अप्रैल को जो एंट्री होती है आप वो बताओ क्या होगी, तो वो रिवर्स एंट्री होती है। इंश्योरेंस प्रीमियम टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एंट्री आपको 1800 रुपये से ढूंढनी है और करनी है। इसका आंसर डी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, समझ में तो आ गया। 2400 रुपये पूरे साल का, 200 रुपये महीने का, 9 महीने का फालतू 1800। ये 1800 रुपये की इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, और ये जो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे एंट्री होती है उसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री। ठीक है, उसके बाद अगर कहें वाइल मेकिंग फाइनल अकाउंट रिटर्न इनवर्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम, रिटर्न यानी वापस, इनवर्ड यानी आया, यानी ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले हमने जो सेल की है उसे दिखाते हैं, और फिर सेल में से जितना माल रिटर्न हो गया है उसे दिखाते हैं, और ये जो बाहर फिगर आता है इसे अपन नेट सेल्स कहते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से घटा के दिखाते हैं, तो इसका आंसर ये सही है। सेल्स रिटर्न को सेल्स में से घटा के दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई। आफ्टर ऑल क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड, जब हमने सारी क्लोजिंग एंट्री कर दी तो बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट विल बी अ डेबिट इफ अ नेट प्रॉफिट हैज़ बीन अर्नड, P&L अकाउंट विल बी अ डेबिट इफ अ नेट लॉस हैज़ बीन इनकर्ड, P&L अकाउंट विल बी अ क्रेडिट इफ अ नॉट नेट लॉस हैज़ बीन इनकर्ड, P&L अकाउंट विल बी ज़ीरो। ओके, आपको इसमें सही लाइन कनेक्ट करनी है। तो आप देखो P&L है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके इधर DI की तरफ खर्चे होते हैं, सपोज करो 2 लाख रुपए है ना, और CI की तरफ मान लो आपका 1,70,000 रुपये रह गया, तो ये जो 30,000 है इसको अपन क्या बोलेंगे, नेट लॉस। ठीक है, ये तो तुम्हें आता ही है, ये बात तो तुम्हें पता ही है, लेकिन टेक्निकली इसको बोलते हैं कि P&L शोइंग DR बैलेंस। कि सर क्या क्या वापस बताओ। जैसे मान लो P&L का जो DR पक्ष है, इसमें सैलरी, कमीशन, बैड डेट्स, वो जो लोड है वो 2 लाख का है, और CR में आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन अर्नड, डिस्काउंट रिसीव, वो 1,70,000 है। तो टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे, P&L शोइंग डेबिट बैलेंस, और इसका सार क्या निकला, इसका मतलब है नेट लॉस इनकर्ड, इसका मतलब है हमें नेट लॉस हुआ है। अब बात कंप्लीट करता हूँ कि अगर P&L DR बैलेंस दिखा रहा है, अगर P&L DR बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपको नेट लॉस हुआ है। तो अगर P&L DR बैलेंस दिखा रहा है तो आपको नेट लॉस हुआ है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार का खाता है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है, रियल है। चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, तो ऐसे खाते जो लाभ या हानि बताते हैं और वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग भी अंत में अपने पापा के पास चला जाता है, तो ऐसे खाते जो लाभ हानि बताते हैं और अंत में बंद कर दिए जाते हैं वो नॉमिनल खाते होते हैं, वो नाम मात्र के खाते होते हैं, कुछ समय के लिए पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे खाते, ट्रेडिंग खाता हुआ, P&L खाता हुआ, रिवैल्यूएशन खाता हुआ, रियलाइजेशन खाता हुआ, ये सारे के सारे खातों की जो प्रकृति है वो नाम मात्र की है, कुछ दिन कुछ समय की हस्ती है, थोड़ी देर में हस्ती इनकी मिट जाती है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और। ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर शोन इन ट्रायल बैलेंस। अब ये लाइन देखो सही है क्या,
ट्रायल बैलेंस में सभी प्रकार के खाते खुलते हैं, तो ये यहाँ पे तो नहीं बैठेगा। बैलेंस शीट के अंदर रियल और पर्सनल खुलते हैं, ये बात सही है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर खाली नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी केवल नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन होते हैं? वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, सेल्स, ये सब नॉमिनल खाते हैं, ठीक है। P&L के अंदर क्या होते हैं? इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन वगैरह, ये सब नॉमिनल हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से खाते होते हैं? पर्सनल और रियल। आखिरी क्वेश्चन, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। ये तो पीछे पड़ गया है आज बैड डेट्स रिकवर के। लास्ट बार जब हमें डूबा हुआ पैसा मिलता है तो इस तरह की एंट्री होती है, पुनः बैड डेट्स रिकवर टू P&L एंट्री की जाती है। तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जाता है? नहीं। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जाता है? नहीं भाई नहीं, ट्रेडिंग में तो ये जाता ही नहीं है। क्रेडिट साइड ऑफ P&L जाता है? हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर सी हो गया है। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल दो ये हो सकता है थोड़ा कंपटीशन आपके लिए बढ़ाए, पर ठीक है, पास हो जाओ तब शेयर कर देना, ठीक है। हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस ऐप में बहुत सारा कंटेंट फ्री में है, कुछ प्रीमियम कंटेंट भी है जो बहुत नॉमिनल रेट पे अवेलेबल है, ठीक है, देखिएगा। चलिए बाय।